हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर दैट इज कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। अभी तक अपन ने डिस्कस करा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है। कंपटीशन एक्ट से पहले कौन सा एक्ट लगता था? दैट वाज ऑफ योर एमआरटीपी एक्ट 1969। कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है जिसको अपन मानेंगे दैट हैव एप्रिशिएबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। बेसिकली ऐसा कोई भी तरीके का ट्रांजैक्शन या ऐसा कोई भी तरीके का एग्रीमेंट जिससे आप कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से मार्केट में कंपटीशन को हैम्पर या कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये सब करने के पीछे आपका है कि जब कंपटीशन ही नहीं होगा बाजार में तो आप अनफेयर प्राइसिंग या डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग चार्ज कर सकते हैं। दैट मीन्स सेम प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग कस्टमर से अलग अलग चार्ज कर सकते हैं, जिससे आपका एक अनफेयर एडवांटेज डेवलप हो जाता है। तो ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस के इंटेंशन से अगर आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी भी प्रकार से जिससे कस्टमर को नुकसान पहुंचे, that are classified or that are taken care of in this particular act, that is of competition act 2002। अब अपन ने डिस्कस करा कि कहीं पे भी मर्जर या अमाल्गमेशन हो रहा है, दैट इज वी हैव डिस्कस्ड हॉरिजॉन्टल प्राइसिंग एंड वर्टिकल प्राइसिंग। नाउ कहीं पे भी ऐसे कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं जहां पर गवर्नमेंट को लगता है इससे कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट आ सकता है, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। साथ ही साथ अपन ने ये भी देखा कि हर कॉम्बिनेशन के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, वरना बिजनेस इंटरप्राइजेस जो दूसरी कंट्री से कोलैबोरेट करना चाहती है इंडिया में इंडियन कंपनीज के साथ, वो कोलैबोरेशन ही नहीं करेगी क्योंकि उनको लगेगा कि बिजनेस चलाना इंडिया में बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बना रहेगा। तो उसी चीज को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने एक थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स कर दी। यानी कहीं पे भी कोई भी मर्जर या एक्विजिशन या आप किसी भी तरीके से दूसरी इंटरप्राइज का कंट्रोल टेक ओवर कर रहे हैं। अब कंट्रोल टेक ओवर करने के अलग अलग तरीके अपन ने डिस्कस करे थे। या तो आप मेजॉरिटी शेयर्स टेकअप कर रहे हैं या फिर मेजॉरिटी कंट्रोल आप कर रहे हैं ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। किसी भी तरीके से आप बेसिकली दूसरी कंपनी के ऊपर अपनी सारी की सारी पावर अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऐसे एक्विजिशन गवर्नमेंट ने काफी केसेस में मना कर दिए थे। बट कंफ्यूजन ये होने लग गया कि क्या हर ऐसे एक्विजिशन के ऊपर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, या कहीं पे अगर किसी एक्विजिशन से कस्टमर को फायदा भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर दो कंपनीज मिलके और अच्छे से अगर सर्विसेज या प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रही है कस्टमर को, तो क्या उसके केस में भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करके उसमें रुकावट क्रिएट करेगी? तो उसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया कि गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स कर दी, दैट इज थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स कर दी कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है, ऐसे कौन से एक्विजिशन है, ऐसे कौन से मर्जर है जिसके केस में गवर्नमेंट कह सकते हैं इंटरफेयर करेगी। तो थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स कर दी दो क्राइटेरिया के बेसिस पे। एक तो टर्नओवर के बेसिस पे, दूसरा एसेट वैल्यूएशन के बेसिस पे। वो चीज यहां पर अपन को बताई जाएगी, यानी ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है, ऐसे कौन से एक्विजिशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर करके इस एक्ट को लगाएगी। एंड इस एक्ट को लगाने से होगा ये अल्टीमेटली कि ऐसे कॉम्बिनेशन से अगर मार्केट में किसी भी तरीके से कंज्यूमर को कोई भी नुकसान हो रहा है, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को कंज्यूमर गवर्नमेंट रोकने की कोशिश करेगी इस लॉ के अंडर में, दैट इज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंडर में। नाउ वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 5 दैट इज रिलेटिंग टू योर कॉम्बिनेशंस। नाउ कौन से कॉम्बिनेशंस ऐसे, जैसा अपन ने डिस्कस करा, देयर इज थ्रेशोल्ड लिमिट दैट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड उसके बेसिस पे गवर्नमेंट विल डिसाइड वेदर टू intervene in such kind of acquisition or not. Combination means acquisition of control, shares, voting right, assets, acquisition of control by a person, enterprise, where such person has direct or indirect control over another enterprise engaged in the competing business। आपके हॉरिजॉन्टली बेसिकली अगर कोई कॉम्पिटिटर है, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं बाय एक्वायरिंग मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स और बाय अपॉइंटिंग मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो वो एक्विजिशंस को अगर कहीं पे भी उससे लगता है गवर्नमेंट को कि कंज्यूमर को नुकसान होगा, वो गवर्नमेंट रोकने की कोशिश करेगी। Any acquisition, the parties to the acquisition, that is acquirer and the enterprise, are being acquired jointly have either in India the assets
of value more than 2000 crore, turnover more than 6000 crore, अगर इंडिया में एक्विजिशन हो रहा है तो ये क्राइटेरिया डाल दिया एसेट्स के टर्म में 2000 करोड़, टर्नओवर के टर्म्स में 6000 करोड़, कॉम्बिनेशन के बाद दोनों पार्टीज का मिलाकर। इन इंडिया, outside India, the assets value of more than 1 billion US dollar with at least more than 1000 crore in India, turnover more than 3 billion US dollar, at least 3000 crore, more than 3000 crore in India। अगर इस तरीके से आप एक्विजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया में 2000 6000 करोड़, आउटसाइड इंडिया में 1 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर, जिसमें 1000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स इंडिया में है, एंड टर्नओवर ऑफ 3 बिलियन डॉलर, जिसमें 3000 करोड़ से ज्यादा क्या सेल एटलीस्ट इंडिया में है। The group to which enterprise whose control shares asset voting rights have been acquired or being acquired would belong to after the acquisition jointly have or jointly would have being acquired jointly have in India the asset of more than 8000 crore or turnover more than 24,000 crore. In India, outside India, the asset valuation more than 4 billion, minimum Indian component of 1000 crores, or turnover more than 12 billion US dollar, minimum Indian component 3000 crores। अब एक्विजिशन, कंट्रोल एंड अमालगमेशन मर्जर, तीनों के क्राइटेरिया अपन को बता दिए। तो बेसिकली अगर दो कंपनीज का एक्विजिशन हो रहा है, मेजॉरिटी कंट्रोल आप एक्वायर कर रहे हैं, या फिर आप मर्जर अमालगमेशन कर रहे हैं, मर्जर अमालगमेशन के केस में और ज्यादा क्राइटेरिया रख दिया इन टर्म्स ऑफ एसेट एंड टर्नओवर। अगर दोनों कंपनीज का मिलाकर टर्नओवर या एसेट इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट के ज्यादा हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के क्लियरेंस के बाद ही ये मर्जर एक्विजिशन की परमिशन दी जाएगी। एंड अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो आपको उसके कुछ दिनों में, दैट इज स्पेसिफाइड, जो मेंशन अभी आगे अपन पढ़ने वाले हैं, आपको गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना पड़ेगा जो चीजें आपने की है। Pursuant to notification number serial order of 674 dated 4th March 2006, acquisition where enterprises whose control, share, voting rights or assets are being acquired have asset of more than 350 crores in India and turnover not more than 1000 crore in India are exempt from Section 5 for the period of 5 years. Accordingly, the revised threshold for availing the de minimis exemption for acquisition are, यानी अगर एक्विजिशन वेयर इंटरप्राइज हुज कंट्रोल शेयर्स वोटिंग राइट्स आर बीइंग एक्वायर्ड, अगर उनके एसेट्स 350 करोड़ से ज्यादा नहीं है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो 5 साल के लिए उनको एग्जेम्पशन दिया गया है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 5। एंड आफ्टर दैट जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट वुड बी रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा वेदर यू आर एग्जेम्प्टेड और नॉट। The group means two or more enterprises which directly or indirectly are in position to exercise less than 50% of the voting rights, appoint more than 50% of the members, यानी majority board of director, control the management and affairs of the enterprise। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको बताया गया। अब रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, यानी किन किन ऐसे केसेस में किस तरीके से कितने टाइम में गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, या किस तरीके से कितने दिनों में आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि आप ऐसे एक्विजिशन में आ चुके हैं या ऐसे एक्विजिशन में आना चाहते हैं, वो चीजें यहां पर अपन को बताई जाएगी। दैट इज सेक्शन 6 डील्स टू रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। द कॉम्पिटिशन एक्ट प्रोहिबिट्स any person or enterprise from entering into combination which causes or likely to cause appreciable adverse impact on competition within the relevant market in India. If such combination is formed, it shall be void। यानी ऐसा कोई भी काम करने से गवर्नमेंट आपको मना करती है जिससे एप्रिशिएबल एडवर्स इम्पैक्ट, यानी एक कंसिडरेबल इम्पैक्ट आ रहा है ओवरऑल मार्केट के ऊपर, ओवरऑल कंपटीशन के ऊपर, जिससे कंज्यूमर्स को नुकसान हो सकता है, ऐसे कॉम्बिनेशन से गवर्नमेंट आपको एंटर करने से मना करती है। एंड अगर आपने ऐसे कॉम्बिनेशन कर लिए हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को वॉइड माना जाएगा। एनी पर्सन और enterprise who or which possesses to enter into any combination shall give a notice to the commission disclosing the details of the proposed combination in the form prescribed and submit a form together with the fees by regulations। Such intimation should be submitted within 30 days of
approval of the proposal relating to merger amalgamation by board of directors of the enterprise concerned with such merger amalgamation as the case may be, execution of agreement or document for acquisition under section 5 or acquisition of control referred to under section 5B. That is, पहले तो ये चीज मना है. सेकेंडली, अगर आपको लगता है इससे एज सच कंपटीशन कम नहीं होगा बट कस्टमर को फायदा ही होगा, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में अगर आप एंटर करना भी चाहते हैं, यानी ऐसे ट्रेड कॉम्बिनेशंस अगर आपको करने हैं जो ऑलरेडी आपको पता है उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तो उसके केस में जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक प्रपोजल पास करा कि हम कंपनीज को मर्ज करना चाहते हैं, उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपको बोर्ड को, आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा एक फॉर्म सबमिट करके कि हम ऐसा एक्विजिशन करने में इंटरेस्टेड है, एंड पूरी की पूरी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी. या फिर अब अगर आपने एग्रीमेंट एंटर कर लिया फॉर एक्विजिशन और एक्वायरिंग द कंट्रोल, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था ऊपर सेक्शन 5 भी. एक तो एक्वायरिंग, दूसरा एक्विजिशन ऑफ मेजॉरिटी कंट्रोल, तीसरा था मर्जर अमालगमेशन. सो मर्जर अमालगमेशन के लिए जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया, उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी टू द गवर्नमेंट, प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब फी के साथ. एंड अगर उसके अलावा कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिससे आप एक्विजिशन कर रहे हैं मेजॉरिटी राइट या मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जिस दिन आपने ऐसा एग्रीमेंट करा या डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा, उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से बताना पड़ेगा. नो कॉम्बिनेशन शैल कम इनटू इफेक्ट until 210 days have passed from the day of notice or commission has passed order, whichever is earlier. The provision of section do not apply to share subscription or financial facility or by any acquisition by a public finance institution, FIA, bank, venture fund pursuant to covenant of a loan agreement or investment agreement. यानी 210 दिन का टाइम आप कमीशन को दोगे, कंपटीशन कमीशन को दोगे कि वो अप्रूव या रिजेक्ट कर रहे हैं आपके कॉम्बिनेशन को. सो नो कॉम्बिनेशन shall not come into effect until 210 days have passed from the day of notice. यानी जिस दिन आपने उनको बताया उससे 210 दिन जब तक खत्म नहीं होते तब तक आप उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. या फिर उससे पहले अगर कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया कि आप ऐसा मर्जर कर सकते हो या नहीं करते, वट एवर इट इज, जब वो ऑर्डर पास हुआ उसमें से दोनों में से जो चीज पहले हो गई, फॉर एग्जाम्पल 210 दिन का टाइम था बट 50 दिन के अंदर ही कमीशन ने अप्रूव कर दिया कि हाँ आप ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकते हो, 50 दिन के बाद ही आप वो चीज को आगे बढ़ा सकते हो. बट अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैंने कोई चीज या मैंने कोई कंपनी एज सच गिरवी रख दी बैंक के पास, कुछ एसेट्स गिरवी रख दिए, एंड लोन एग्रीमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग मैं अगर उस चीज का रीपेमेंट, लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहा, एंड लोन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है अगर मैं ऐसा पेमेंट नहीं करता तो बैंक उसका कंट्रोल ले लेगा, तो ऐसे केस में ये कंपटीशन एक्ट के परव्यू के बाहर है, क्योंकि वो एक टोटली अलग एग्रीमेंट है जिसमें एक्विजिशन कर रहा है बैंक, बट वो एक्विजिशन का पर्पस इज लोन डिफॉल्ट. वो एक्विजिशन का पर्पस कंपटीशन एलिमिनेट करना नहीं है, वो एक्विजिशन का पर्पस इज समथिंग एल्स, दैट इज आपने लोन लिया था या कोई ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से मजबूरन बैंक को आपकी कंपनी या आपकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करना पड़ रहा है, उस पर्टिकुलर केस में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. नेक्स्ट, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया has been empowered to deal with such notice in accordance with the provision of section 29, 30, 31 of the act. Section 29 prescribes the procedure for investigation of combination. Section 30 empowers the commission to determine whether disclosure made to it under section 6(2) is correct and whether the combination has or likely to have an appreciable adverse effect on the competition. Section 31 provides that commission may allow the combination if it will not have any appreciable adverse effect on competition, or pass an order that the combination shall not have an appreciable adverse effect if in its opinion such combination has or likely to have appreciable adverse effect on competition. Basically 3 sections में competition commission को आपने पावर दी. सेक्शन 29 में आपको बताया प्रोसीजर जो आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आपके पास रिक्वेस्ट आई कि हमें कॉम्बिनेशन करे या नहीं करे. नेक्स्ट सेक्शन 30 के अंदर कमीशन के पास पावर है
टू डिटरमाइन टू डिसाइड कि उसको डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किए गए वो सही है या नहीं है, या फिर और भी कोई अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट, चेक करना, इंस्पेक्ट करना कि क्या इससे जो भी कॉम्बिनेशन आपके सामने जिसका प्रपोजल आया है उससे मार्केट के कंपटीशन के ऊपर कोई एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट आएगा या नहीं। अगर आएगा तो उसको रोकना, अगर नहीं आएगा तो आप उस कॉम्बिनेशन को अप्रूवल दे देंगे एंड उस तारीख से दोनों कंपनीज उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकती है, वेदर इट इज रिलेटिंग टू मर्जर अमालगमेशन, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर एक्विजिशन। तो किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन जो अभी रुका हुआ था जिसकी एप्लीकेशन कमीशन के सामने पेंडिंग थी, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, तो वो उसके ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस टू डिसाइड वेदर दिस कॉम्बिनेशन शुड बी कंटिन्यूड or it should be revoked, that is stopped. Next, it may be noted that under the law the combinations are only regulated whereas anti-competitive agreements and abuse of dominance are prohibited. यानी हर कॉम्बिनेशंस को आप चेक करेंगे, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कोई ऐसे कॉम्बिनेशंस है जो एंटी कॉम्पिटिटिव है या फिर जिसमें अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो रहा है उसको आप प्रोहिबिटेड करेंगे यानी रोकेंगे। फर्दर अंडर द एमआरटीपी एक्ट, दैट इज मोनोपोली ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव एक्ट, प्रायर टू 27/9/91 1991, undertakings of certain size were required to be registered and such undertakings were required to seek prior approval of the central government before embarking upon expansion plans. In the present act, there is no such requirement of registration of an undertaking, and further, there is no need to have prior approval of the central government, but CCI will only examine to whether or not combination is likely to have appreciable adverse impact. Any पहले के लॉ ज्यादा स्ट्रिक्ट और ज्यादा रिजिड थे, दैट इज ऑफ एमआरटीपी एक्ट ऑफ 1969 जो अपन ने डिस्कस करा था। उसके अंदर कंपल्सरीली आपको अपनी अंडरटेकिंग को रजिस्टर कराना पड़ता था एंड आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आपके कोई भी एक्सपेंशन प्लान्स होते थे उसके अंडर में। बट अंडर द पॉलिसी ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 सीसीआई का एस्टैब्लिशमेंट करा, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका मेन काम ये है सारी चीजों पे निगरानी रखना है, कहीं पे भी ऐसा लगता है तो ही इंटरफेयर करके उसको रोकने की कोशिश करना। यानी कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशंस जहां सीसीआई को लगता है कि कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है, सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशन में इंटरफेयर करके आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, बाकी सारे ऐसे एग्रीमेंट्स या सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप इंटरफेरेंस नहीं रखेंगे जैसा पहले होता था। Next, section 7 to 10 deals with establishment of CCI, that is Competition Commission of India. Central government to establish a commission to be known as Competition Commission of India. The commission is a body corporate having perpetual succession and common seal. That is the case of company also. The Competition Commission has its head office in New Delhi. Composition. The composition of the commission consists of a chairperson, not less than 2 and not more than 6 other members, यानी चेयरपर्सन के साथ 2 से लेकर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 6 मेंबर्स होने चाहिए। The chairperson and members are to be appointed on whole time basis. Qualification required regarding the qualification of chairman and other member, they shall be person of ability, integrity, standing, and who has a special knowledge of and such professional experience not less than 15 years in international trade, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंट मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर, ये पहले भी अपन ने पढ़ा था एडिशनल डायरेक्टर के केस में जो पिछले एक्ट्स के अंदर अपन डिस्कस करके आ चुके हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, दैट इज मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स एंड कोई ऐसा इंसान जो इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, जिसकी समाज में इज्जत है एंड जो एक स्टैंडिंग पोजीशन रखता है, जो एक अनफेयर डिसीजन दे सकता है एंड जिसको नॉलेज है इंटरनेशनल ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, लॉ, सब तरीके की वैरायटी ऑफ फील्ड्स की, उसको आप चेयरपर्सन या मेंबर अपॉइंट कर सकते हो, which in opinion of central government may be useful to the commission. Recommendation: the chairperson and other member of the commission shall be appointed by central government from the panel of name recommended by the selection committee, अलग से बना रखी है, consisting of the chief justice of India on the basis of his his nominee as the chairperson,
and secretary in the Ministry of Corporate Affairs member, the secretary in the Ministry of Law and Justice member, and two other experts of repute who have special knowledge of professional experience, international trade. ये सारी चीजें जो अपन ने ऊपर पढ़ी, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, रिकमेंडेशन रहेगा सिलेक्शन कमेटी का, कंसिस्टिंग सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स कौन कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसका कोई नॉमिनी, या should be the chairperson of the selection committee, and uska secretary would be the Ministry of Corporate Affairs ka secretary, and the member, the secretary of Ministry of Law and Justice, ये सारे उसके members रहेंगे जिसमें से recommendation देने का इनका काम रहेगा. टर्म सेम ऑलमोस्ट, दैट इज 5 years और 67 years. ये अपन ने पढ़ा था कहा, ये अपन ने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर. इन केस ऑफ, अपन ने पढ़ा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अगर कोई भी केस डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाता है तो उसका जो चेयरपर्सन होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, दैट वुड बी द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसका भी टेन्योर सेम था जो यहाँ पर है, 5 years और 67 years, विच एवर इज अर्लियर. Sorry, not district court, that was of state forum, and of other members should be 5 years and up to a age of 65 years. Chairman का 5 years, 67 years, other members का 5 years and 65 years, whichever is earlier, they shall be eligible for reappointment. यहाँ पर हो सकता है restriction, the chairman, chairperson or member shall not for a period of 2 years, that is, except any employment connected with the management or administration of any enterprise which has been a party to any proceeding before the competition under commission under the act. However, the said restriction shall not apply where the chairperson or member is offered employment in a corporation established under the central, state or provincial act. समझते हैं. अब ये 2 साल का रिस्ट्रिक्शन अपन ने डाला बिकॉज ऑफ कूलिंग पीरियड. अब कूलिंग पीरियड यानी आप एक ऐसी पोजीशन होल्ड कर रहे थे जिसके वजह से आपके पास मटेरियल इंफॉर्मेशन है अबाउट एनी कॉम्बिनेशन दैट इज पेंडिंग बिफोर द कमीशन, या फिर जो अब कमीशन के पास जाने वाला है. सो अब आप ऐसी किसी भी कंपनी में रिटायरमेंट के बाद, या तो चेयरपर्सन या मेंबर, जो ऊपर का टेन्योर पड़ा, वो कंप्लीट करने के बाद आप ऐसी कंपनी में एक मेंबरशिप या मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं जिसकी प्रोसीडिंग अभी कमीशन के पास पेंडिंग है, तो उसके केस में आपको एक अनफेयर एडवांटेज मिल सकता है. सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए 2 साल का रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगा दिया कि अगले 2 साल तक मोस्टली आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं लेंगे जिसमें कोई भी ऐसा एक पेंडिंग, फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड जिसका एक केस पेंडिंग चल रहा है रिलेटिंग टू मर्जर एक्विजिशन विद सम अदर कंपनी, जो कंपटीशन कमीशन के सामने पेंडिंग है. अब मिस्टर एक्स उस टाइम कंपटीशन कमीशन के चेयरपर्सन थे, मेरा केस अभी भी पेंडिंग है, अब उनका रिटायरमेंट हो गया एंड अब मैंने उनको अपने मेंबर्स में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड कर लिया. अब ऐसा होने से उनको सारी प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी पता है क्योंकि तब वो कोई और पोजीशन को सर्व कर रहे थे. अब वो मेरे फेवर या मेरे कॉम्बिनेशन को एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए उनको सारे लूपहोल्स पता है, उनको सारी चीजें पता है, उनको सारे रिस्ट्रिक्शंस पता है, उनको सारी प्रॉब्लम्स पता है, तो उसका एक सोल्यूशन बनाकर मुझे दे देंगे और मेरा कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. तो ऐसे अनलॉफुली या इलीगली ये सारी चीजें, या वी कैन से ड्यू टू द अनफेयर और अनजस्ट पोजीशन दैट यू हैव, उसका आप मिसयूज ऑफ पावर ना करो, इसके लिए 2 साल का कूलिंग पीरियड आपने यहाँ पर लिख दिया. बट अगर ऐसे इंसानों को, दैट इज दोज हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन और द मेंबर, अगर सेंट्रल, स्टेट या कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी अपॉइंट करना चाहता है तो उसके केस में अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं. Next is your resignation of chairperson. It has been provided under section 11 that the chairperson or any other member may resign from his office by notice in writing under his hand addressed to the central government. However, until the chairperson or member is permitted by the central government to relinquish the office, he will continue to hold the office until the expiry of 3 months from the date of receipt of such notice, or until a person duly appointed as a successor enters into office.
अंडर सच एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म विच एवर इज अर्लीएस्ट, यानी अगर आपको नौकरी से इस्तीफा देना है तो आपको राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने ही आपको अपॉइंट किया है, अगर वो लोग परमिशन नहीं देते, रिजिग्नेशन आपका एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक आपको ऑर्डर नहीं दिया जाता ऑफिस छोड़ने का, तब तक आप ऑफिस नहीं छोड़ सकते। अब कब तक नहीं छोड़ सकते? या तो आपने नोटिस दिया, उस नोटिस की डेट से 3 महीने अभी तक नहीं हुए, यानी बेसिकली 3 महीने का नोटिस पीरियड हो गया आपके लिए, या फिर कोई दूसरा पर्सन अपॉइंट नहीं हो जाता, या फिर ऑलरेडी आपका रिटायरमेंट होने ही वाला था, दैट इज आपका टर्म एक्सपायर होने ही वाला था। विच एवर इज अर्ली, तीनों में से जो चीज पहले हो जाएगी, उसके बाद आप रेजिग्नेशन आपका एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिमूव, पहले तो था आप स्वेच्छा से छोड़ना चाहते थे, अब आपको धक्के मार के निकाला जा रहा है। बाय ऑर्डर रिमूव अ चेयरपर्सन और मेंबर फ्रॉम हिज ऑफिस if such chairperson member, as the case may be, is or any time has been adjudged as insolvent, यानी दिवालिया घोषित हो गया, has engaged in any time during the term of his office in any paid employment, यानी इस पोस्ट के साथ किसी और पोस्ट पर भी आप एम्प्लॉयड थे, सैलरी रिसीव कर रहे थे, हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स मॉरल ट्रैम्पिट्यूड, यानी मॉरल ब्रीच, कोड ऑफ कंडक्ट अगर ब्रेक करा सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अगर आपने, एंड उसके रिलेटेड आपके अगेंस्ट में केस हो गया, कन्विक्शन आ गया, सो आपको ऑफिस छोड़ना पड़ सकता है। हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इट लाइकली टू हैव affect prejudicially his function as a member, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर बन गए, या किसी भी तरीके से आपने फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट डेवलप कर लिया एक पर्टिकुलर कंपनी में, तो बेसिकली ये हो जाता है कि आपकी जो इंटीग्रिटी है, आपकी जो इम्पार्शियबिलिटी है, उस पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी आपको हटाया जा सकता है। हैज सो अब्यूज्ड हिज पोजीशन, यानी आपने अपनी पावर का मिसयूज किया, एज टू रेंडर हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, और हैज बिकम फिजिकली मेंटली इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ मेंबर, यानी किसी भी तरीके से फिजिकली मेंटली आप इनकेपेबल हो गए तो आप मेंबर नहीं रह सकते। ये सारी चीजें अपन को यहाँ पर बताई गई। नेक्स्ट इज योर डायरेक्टर जनरल is an important functionary under the Act. He is to assist the Commission in conducting inquiry into contravention of any of the provision of the Act and for performing any other function as may be provided under the Act. The Act provides that Director General, when so required by the Commission, is to assist the Commission, that is, help the Commission किस चीज में, इन्वेस्टिगेशन में, किस चीज के इन्वेस्टिगेशन में जो भी कॉन्ट्रवेंशन हुआ, किस चीज का कॉन्ट्रवेंशन हुआ, कोई भी एक्ट, दैट इज कंपटीशन एक्ट के कोई भी प्रोविजन को अगर किसी ने तोड़ा या उसके ऑपोजिट काम किया, तो उसके केस में डायरेक्टर जनरल हेल्प करेगा कमीशन की। कौन से कमीशन की? कंपटीशन कमीशन की। द डायरेक्टर जनरल इज बाउंड टू कंप्लाई विद सच डायरेक्शन एंड रेंडर रिक्विजिट असिस्टेंस टू द कमीशन। The commission may appoint a secretary and such officers as other employees as it considered necessary for efficient performance of his function under the Act. The Commission may engage in accordance with the procedure specified by regulation such number of experts and professional of integrity, outstanding ability, who have special knowledge of experience in economics and other related subjects। यानी बेसिकली कमीशन के पास पावर है, मिनिमम अपन ने देखा 2 मेंबर, मैक्सिमम 6 मेंबर्स, बट उसके अलावा अगर आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए, कोई प्रोफेशनल चाहिए, अब क्यों चाहिए? क्योंकि हर केस की नॉलेज या हर पर्टिकुलर वी कैन से फील्ड की नॉलेज कमिश्नर या मेंबर को नहीं हो सकती। सो काफी टेक्निकलिटीज आती है डिपेंडिंग अपॉन द केस। सो उस पर्टिकुलर टेक्निकलिटी को सॉल्व करने के लिए आप अलग से एक्सपर्ट्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, जो यहाँ पर बताया गया है। as it deems necessary to assist the commission in discharge of the function under the act। अब ड्यूटीज क्या क्या रहेगी डायरेक्टर जनरल की? The act provides that the director general, when so directed by the commission, is to assist the commission in investigation of the contravention other provision of this act। ये अपन ने डिस्कस कर लिया। बाउंड टू कंप्लाई
जो भी ड्यूटीज बोलेगा कमीशन वो आपको करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 18 स्टेट्स द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ सीसीआई। क्या क्या पावर्स क्या क्या ड्यूटीज है कंपटीशन कमीशन की? सबसे पहला, टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, यानी ऐसी सारी चीजें जिससे कंपटीशन के ऊपर कोई एडवर्स इंपैक्ट आने वाला है या आ सकता है, ऐसी सारी प्रैक्टिसेस को रोकना। टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, यानी मार्केट में कंपटीशन बनाए रखना। थर्ड, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर के साथ कोई भी नुकसानदायक चीज ना हो एंड कंज्यूमर के फायदे के लिए काम करना। एंड लास्ट इज टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन द इंडियन मार्केट, यानी जो भी ट्रेड करने वाले लोग हैं वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी गलत काम के अच्छे से फंक्शन करे इंडियन मार्केट में एंड इंडियन मार्केट प्रॉस्पर करे, कंज्यूमर सोवरेन मार्केट बने एंड कंज्यूमर को अच्छे से मार्केट में कंपटीशन मिले जिससे उसको एक बार्गेनिंग पावर मिले एंड उसके पास वैरायटी बढ़े। ये सब चीजें मेक श्योर करने की जिम्मेदारी अपन ने दे दी कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर में। Now the next thing relates to inquiry and orders by CCI, anti-competition agreement, abuse of dominant position, inquiry into certain agreements of dominant position of enterprise. The commission may inquire into alleged contravention, that is शक है जिसके ऊपर, on its own motion, यानी उनको खुद को लग रहा है मार्केट में ऐसे कॉम्बिनेशन हो रहे हैं जिससे कंपटीशन के ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट आ सकता है, वो अपनी मर्जी से, दैट इज ऑन ओन मोशन, और या फिर receipt of information in such manner and accompanied by such fee from any person, consumer or consumer association or trade association। कहीं पे भी कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई एनजीओ या कोई भी ऐसा इंसान जो एक कंज्यूमर है ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जिसको लगता है मार्केट में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो रहा है जिससे उसको नुकसान हो सकता है, उसने एक एप्लीकेशन दी टुगेदर विद द फीस कि ऐसे कॉम्बिनेशन को रोका जाना चाहिए, तो भी कार्रवाई स्टार्ट हो सकती है। एनी रेफरेंस मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर आपको एप्लीकेशन देती है कंपटीशन कमीशन को कि इस पर्टिकुलर चीज में इंक्वायर करो, तो इंक्वायरी चालू की जा सकती है। नेक्स्ट, while determining whether an agreement has appreciable adverse impact on competition, the Commission shall have due regard to any of the following factors, namely certain creation of barriers to new entrants in the market, driving existing factors out of the market, foreclosure of competition by hindering entry, hindering यानी रुकावट क्रिएट करना, किस चीज के लिए रुकावट क्रिएट करना, ताकि मार्केट में कोई नया प्लेयर ना आ सके। एक्यूरल और बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, यानी किसी भी तरीके से आप कस्टमर को लालच दे रहे हैं ताकि कंज्यूमर आपका ही प्रोडक्ट खरीदे, दूसरे का प्रोडक्ट ना खरीदे। Improvement in production, distribution or provision of services, promotion of technical, scientific, economic development by means of production, distribution and provision of services। यानी जब कंपटीशन कमीशन डिसाइड कर रहा होगा, इंक्वायर कर रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज का एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट है या नहीं है, तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखेगा। क्या नए एंट्रेंट या न्यू एंट्रेंट या नई फर्म्स के आने पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है या नहीं, क्या आप कोशिश कर रहे हो एग्जिस्टिंग कंपटीशन को हटाने की, तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करोगे। अब ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में सारे फैक्टर्स हो, कोई भी ऐसा एक फैक्टर है या कोई भी ऐसे मल्टीपल फैक्टर है जिससे आपको लगता है कि इस चीज को अगर अलाउ किया गया तो इससे मार्केट में एक तरीके का इंपैक्ट आएगा जिससे कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है, तो उसके बेसिस पे आप इंक्वायरी अपनी स्टार्ट कर देंगे। For the purpose of determining whether an enterprise enjoys dominant position under section 4 or not, the commission shall have due regard to any of the following factors, namely market share of the enterprise, size, resources of the enterprise, regulatory trade barriers, local specification requirement, national procurement policies, size and importance of the competitors, dependence of consumer on the enterprise, monopoly or dominant position, whether acquired as a result of statute or by virtue of government company, public sector undertaking or otherwise, entry barriers, including regulatory barriers, financial risk, high capital cost of entry, marketing entry barriers, technical entry barriers, economies of scale,
high cost of substitutable goods or service to consumer, market structure, size of market, social obligation and social cost समझते हैं। नाउ डोमिनेंट पोजीशन यानी आपकी पोजीशन मार्केट में स्ट्रांग है या नहीं है। पहले आप डोमिनेंट पोजीशन डिसाइड करेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कि उस डोमिनेंट पोजीशन का आप मिसयूज कर रहे हैं या फिर नहीं। मिसयूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं तो इस एक्ट के अंदर आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अब क्या-क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है टू डिसाइड वेदर योर फर्म इज अ जो आपको नहीं मतलब कमीशन को दिमाग में रखनी है टू डिसाइड वेदर यू हैव अ डोमिनेंट पोजीशन और नॉट, जिसके अंदर अपन देखेंगे टोटल मार्केट साइज कितना है, उस मार्केट साइज में से आपका मार्केट शेयर कितना है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है एंड क्या स्पेशल बेनिफिट्स आपके पास है जिस वजह से कोई और फर्म एंट्री नहीं ले रही। तो ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए क्या कैपिटल क्राइटेरिया है। अब काफी बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें आपको पता है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जिस वजह से कुछ ही फर्म्स के पास है एंड वही फर्म्स डोमिनेंट फर्म्स है। तो काफी ऐसे फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे बिफोर डिसाइडिंग वेदर अ फर्म हैज डोमिनेंट पोजीशन और next, section 27, orders by commission after inquiry into agreement or abuse of dominant position. Commission may, after inquiry into agreement entered into by any enterprise or association of companies or person, association of persons, or inquiry into the abuse of dominant position, may pass many of the following order. यानी इंक्वायरी करने के बाद आपको लगता है कि आपने ऐसा कॉम्बिनेशन करा जिससे आप मार्केट अब्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप एक डोमिनेंट पोजीशन में हो जिस वजह से आप अब्यूज कर पा रहे हो, तो उसके केस में क्या क्या डिसीजन पास किए जा सकते हैं वो वहां पर बताए गए हैं। डायरेक्ट दैट सच एग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन शुड बी डिसकंटिन्यूड, यानी रोक दी जानी चाहिए। एंड सच एग्रीमेंट विच इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन सी 3 shall not be re-entered or abuse of dominant position in contravention of section 4 shall be discontinued, यानी आप कोई मर्जर अमालगमेशन कर रहे हैं जिससे आप एक एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, तो वो रोकने का आदेश दिया जा सकता है। एंड अगर आप डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रहे हैं तो ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे आप अब्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं वो डिसकंटिन्यू करने का ऑर्डर पास कर सकता है कमीशन। The commission may impose penalty not exceeding 10% of the average turnover of last 3 years upon which each person or enterprise which any parties to such agreement in contravention of section 3 are abusing the dominant position, यानी मैक्सिमम आपके एवरेज 3 साल का जो भी टर्नओवर है, क्योंकि अब यहाँ पर इसलिए डाला क्योंकि अगर आप एक डोमिनेंट पोजीशन में है, डोमिनेंट पोजीशन यानी आपकी एक बहुत बड़ी इंटरप्राइज है, ऑब्वियसली अगर बड़ी इंटरप्राइज है तो टर्नओवर भी बड़ा होगा। एंड अगर वो टर्नओवर बड़ा होगा तो उसका एवरेज टर्नओवर 3 साल का निकालकर उस पे मैक्सिमम 10% की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब लगता है 10% बहुत छोटी अमाउंट है, बट इमेजिन अ फर्म दैट इज एंजॉयिंग अ डोमिनेंट पोजीशन जिसका टर्नओवर हजारों करोड़ में है, 3,000, 6,000, 10,000 करोड़, तो उस 10,000 करोड़ का 10% भी बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो ऐसा फाइन, ऐसी पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। In the case, in case any agreement which is prohibited under Section 3 has been entered into by any cartel, the Competition Commission may impose upon each producer, seller, distributor, trader, or service provider participating in such cartel penalty up to 3 times of profit for each year of the continuance of agreement, whichever is higher. यानी जो भी आपने कार्टल बना के सामान बेचा जो बाद में डिस्कवर हुआ, सो जो भी उस कार्टल से आपको प्रॉफिट हुए उस प्रॉफिट का 3 गुना आपको देना पड़ सकता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। The commission may direct that the agreement shall stand modified to the extent and in the manner as may be specified in the order. पहले वाले केसेस में मना कर दिया एंटर करने से, सेकंड केस में बताया अगर आपने एंटर करा या कर लिया बाद में पता चला पेनल्टी कितनी लगेगी वो बता दिया। अब नेक्स्ट
मॉडिफिकेशंस भी बता सकता है कि अगर आप ऐसे तरीके से अरेंजमेंट्स करते हैं तो वो अलाउ किया जा सकता है। द कमीशन में डायरेक्ट द एंटरप्राइज कंसर्न टू कंप्लाई विद सच ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ कॉस्ट इफ एनी एज इट डीम्स फिट। यानी और भी कोई खर्चा अगर कमीशन को लगता है आपसे भरपाई करानी चाहिए तो वो भी आपको ऑर्डर पास किया जा सकता है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ इंटरप्राइज इंजॉइंग डोमिनेंट पोजीशन, ये एक अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। यानी अगर कोई ऐसी इंटरप्राइज है जो मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन एक्सरसाइज या एंजॉय कर रही है तो उसके पर्टिकुलर केस में उसको डिवाइड करने का यानी वो बड़े फर्म को डिवीजन करने का ऑर्डर गवर्नमेंट पास कर सकती है, कमीशन पास कर सकता है। The order of the commission referred to above may provide any of the following matters, that is the transfer or vesting of property rights, liability, obligation, the adjustment of contract either by discharge or reduction of any liability, obligation or otherwise, the creation, allotment, surrender, cancellation of shares, stock or securities, the formation, winding up of enterprise or the amendment of MOA, AOA, or any other instrument regulating the business of enterprise to such extent and circumstances in which the provision of order affecting an enterprise may be altered, the enterprise and the registration thereof. Basically, कहीं पे भी अगर कमीशन को लगता है कि आप डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी प्रॉपर्टी लायबिलिटी ट्रांसफर कराई जा सकती है ताकि अब आपकी जो डोमिनेंट पोजीशन थी वो खत्म हो जाए या मिसयूज जो कर रहे थे वो खत्म हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज या लायबिलिटी खत्म करवा सकती है, बढ़ा सकती है, रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑब्लिगेशन और अदरवाइज द क्रिएशन ऑफ अलॉटमेंट, सरेंडर और कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, जो आप इशू करने वाले थे और बड़ा बनने वाले थे उसको रोका जा सकता है। एंड जो भी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से और भी कोई चीज लगती है डोमिनेंट पोजीशन को रोकने के लिए जो की जा सकती है, वो सारी की सारी चीजें ताकि डोमिनेंट फर्म अब फर्दर डोमिनेट ना करे, उसके लिए जो भी चीजें जरूरी लगती है कमीशन को, वो ऑर्डर पास करके और वो चीजों का वी कैन से कंप्लायंस करवा सकते हैं जो चीज यहां पर अपन को बताई गई है। सो ये होता है एक और लेक्चर रिलेटिंग टू आवर कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 कंप्लीट। मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर इसी पर्टिकुलर एक्ट के साथ। सो टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।